Hello, dear aspirant. Welcome to Education with DB Sir. I hope you all are busy in study. I hope आप सब अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे टुवर्ड्स द एग्जामिनेशंस, क्योंकि एग्जामिनेशंस का डेट अनाउंस हो गया है। 3 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशंस होने वाला है और हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। मैंने 2 यूनिट ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है, ये तीसरा यूनिट है। मैं कम से कम 10 तारीख तक तीसरा यूनिट भी ख़त्म कर दूंगा, 15 तारीख तक चौथा और 20 तारीख तक पांचवा यूनिट भी ख़त्म कर दूंगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि 20 तारीख तक सारे के सारे यूनिट कवर अप हो जाएंगे और इसके बाद जो 20 तारीख के बाद 30 तारीख रहेगा, ये 10 दिन हम रिवीजन करेंगे। ओके, सारे यूनिट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टोटल को हम रिवाइज करेंगे। ओके, क्योंकि साइकोलॉजी चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है और इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप यह देख सकते हैं कि यहाँ का जो क्वेश्चंस आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा घुमाता नहीं है इधर उधर का, और डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही देता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया था और आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट जो कि है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हमारे 4 थिंकर्स भी दिया गया है, 4 साइकोलॉजिकल थिंकर्स, जो कि पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ऑजुबेल है। तो हम इसी वीडियो में जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, पियाजे को भी देखेंगे, वाइगोत्स्की को भी देखेंगे और लर्निंग का एक सेपरेट मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें लर्निंग थ्योरीज वगैरह रहेगा और उसमें से हम ब्रूनर को और वाइगोत्स्की को वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के चलते जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे हैं, एडोलेसेंस पीरियड है, बाकी सब डेवलपमेंटल फीचर्स है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो ये बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके इर्द गिर्द आप मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एग्जाम में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ऐसा एक साइंटिफिक अप्रोच है जहां पर हम डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं या फिर जवाब पाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप चिल्ड्रेन से लेकर एडल्ट तक जो कुछ हमारे में चेंजेस हो रहा है ओवर टाइम, वो सारे चेंजेस को यहाँ पे साइंटिफिक वे में, सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया जाता है। इसीलिए ये हो गया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसीलिए स्टीवेंसन क्या कहते हैं? स्टीवेंसन कहते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। हमारे लाइफ स्पैन में हमारे जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे को स्टडी करना ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ओके, तो यहाँ पर हम ज़्यादातर देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट का, बहुत सारी थ्योरीज देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत सारे आइडियाज़ को देखेंगे। तो क्या है ग्रोथ, क्या है डेवलपमेंट, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओके, तो क्या है ग्रोथ एंड क्या है डेवलपमेंट, उसके बीच क्या है संबंध या फिर क्या है डिफरेंसेस, इसके चलते भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको भी अच्छे से हम जान लेते हैं। ग्रोथ को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादातर आप देखोगे ये फिजिकल के तरफ मुख करता है और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ओवरऑल चेंजेस की तरफ मुख करता है। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस है, यानी कि फिजिकल ऑर्गन का जो इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज एंड हाइट एंड ये सारा कुछ जो चेंजेस हो रहा है, इसको कहा जाएगा ग्रोथ। ये मेनली फिजिकल चेंज है। ओके, तो हाइट का चेंज हो रहा है या फिर वेट का चेंज हो रहा है, बॉडी प्रोपोर्शन का चेंज हो रहा है, अपीयरेंस का चेंज हो रहा है, इसको हम ग्रोथ कहेंगे। तो हॉर्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं ग्रोथ को? वो डिफाइन करते हैं बॉडी में जो साइज में चेंजेस आ रहे हैं। हम 1 फुट के थे, 2 फुट के हो गए, 3 फुट के, 4 फुट के, 5 फुट के हो गए, यानी कि हमारे बॉडी का साइज में चेंजेस आ रहा है, ये होगा ग्रोथ। फिर बता रहे वो
प्रोपोर्शंस में चेंज होगा, प्रोपोर्शंस में चेंज होगा। पहले हेड के तुलना में बॉडी का जो स्ट्रक्चर था, हमारे ग्रोथ जब होगा हेड की तुलना में बॉडी का जो रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शंस होगा वो चेंज हो जाएगा। यही ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। तो हेरलॉक का कहना है कुछ कुछ नए फीचर्स ऐड होंगे तो कुछ कुछ पुराने फीचर्स डिसअपियर हो जाएंगे, कुछ कुछ पुराने फीचर्स खत्म होते जाएंगे, नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे। ये भी किसको बता रहा है? ग्रोथ को बता रहा है, ग्रोथ को बता रहा है। क्योंकि बच्चा का जब तक पैर स्ट्रॉन्ग नहीं था वो खड़ा नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हुआ था, पैर का इतना ज़्यादा मजबूती पैर में नहीं आए थे, इसीलिए बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो क्रॉल कर रहा था, वो रेंग रहा था। लेकिन जब पाँव में स्ट्रेंथ आ जाएगा, उसका ग्रोथ फुल्ली हो जाएगा, बच्चा पैरों में खड़ा हो पाएगा, वो चलेगा, वो अब रेंगेगा नहीं, वो अब क्रॉल नहीं करेगा। यानी कि ये किसको बता रहा है? ये ग्रोथ को बता रहा है। तो ग्रोथ के चलते साइज में चेंज होगा, प्रोपोर्शन में चेंज होगा, ओल्ड फीचर्स में डिसअपियर होगा, न्यू फीचर्स कुछ कुछ एक्वायर होगा या फिर एक्विजिट होगा। ओके, तो ये कहना है हॉरलॉक। तो फिर नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज वन टाइप ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ को इंडिकेट करता है डेवलपमेंट। हमारे थ्रू आउट द लाइफ स्पेन में हमारे अंदर जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, वो इमोशनल भी हो सकती है। सभी एस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही बड़ा है। फिर डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव क्यों है? क्वांटिटेटिव इसलिए है कि ये फिजिकल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करेगा। क्वांटिटेटिव हो गया, क्वांटिटी में उसको हम मेजर कर सकते हैं, 1 kg बढ़ गया, 2 kg बढ़ गया, 3 फुट बढ़ गया, 4 फुट बढ़ गया। ये क्या है? हम क्वांटिटी से क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आएगा। तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ हम इसको क्वालिटेटिव मैनर में भी, क्वालिटेटिव वे में भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, उस चेंजेस को हरदम हम नंबर्स के टर्म में डिफाइन कर ही नहीं सकते। कोई बच्चा भाषा सीख रहा है, किसके अंदर मोरालिटी डेवलप हो रहा है, किसके अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप हो रहा है, किसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अदर एस्पेक्ट, जो कि क्वांटिफाई करना यानी कि नंबर्स में एक्सप्रेस करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम क्वालिटेटिव वे में डिफाइंड करेंगे। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादातर देखेंगे कि ज़्यादातर ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट जो आ रहा है एक छोटा सा एस्पेक्ट है, लेकिन मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, मोरल हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल हो गया, ये सारे एस्पेक्ट बहुत ही एनलार्ज हो जाते हैं। तो उनको हम केवल और केवल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जज कर सकते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट ज़्यादा क्वालिटेटिव है। ओके, तो हॉरलॉक फिर क्या कहते हैं? हॉरलॉक डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है। प्रोग्रेसिव सीरीज, ये स्टैटिक नहीं है, ये टाइम आफ्टर टाइम आप देखोगे कि ग्रोथ जैसे एक टाइम में सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी आने पर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है, ये हरदम होता रहता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मरते दम तक हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं। वो मेंटल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है, प्रोग्रेसिव चेंज है। तो हेरलॉक क्या कहते हैं? हेरलॉक कहते हैं कि जो डेवलपमेंटल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उस पैटर्न को देख के हम बच्चे में कौन सा मैच्योरिटी आएगा या फिर कौन सा एक्सपीरियंस गेन होगा, उसका भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि बच्चे जो है कुछ चीजें लर्न कर रहे हैं, सपोज कुछ सोशल एस्पेक्ट को देख रहे हैं और बच्चे लर्न कर रहे हैं, तो उनका हम पैटर्न को देख के हम कह सकते हैं कि बच्चा ऐसा एक्सपीरियंस गेन करेगा तो लाइफ में ऐसा होगा। ये क्या है? हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, उसके चलते हम उसके फ्यूचर को हम बेटर वे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये केवल सोशल एस्पेक्ट में नहीं है, सारे एस्पेक्ट में आप उसके पैटर्न को जान गए तो बेटर वे में क्या मैच्योरिटी आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाला है, उसका लाइफ कैसा होने वाला है, उसको आप बेटर वे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये कहना है हॉरलॉक का। ओके, तो फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। क्या है प्रिंसिपल्स? तो ज्यादातर आप देखोगे डेवलपमेंट
डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऑर्डर को, एक पैटर्न को ये फॉलो करता है। जैसे कि एक पैटर्न का नाम हो गया सेफालोकॉर्डल। सेफालोकॉर्डल यानी कि बच्चे का पहले हेड स्ट्रांग होगा, नेक स्ट्रांग होगा, फिर बाद में उसका टूट स्ट्रांग होगा, यानी कि वो खड़ा हो पाएगा। जब तक उसका गर्दन यानी कि नेक स्ट्रांग नहीं होगा वो खड़ा नहीं होगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डेवलपमेंट फॉलो कर रहा है। ये पहले मजबूत हो रहा है, उसके बाद ये मजबूत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर बाद में स्टैंड हो रहा है, ये पहले आ रहा है। तो डेवलपमेंट कहाँ किस तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट जा रहा है हेड से टू की तरफ। सेफालोकॉर्डल, कॉर्डल, ओके। सेफालस मतलब ब्रेन को कहा जाता है, हेड को कहा जाता है। सेफालस मतलब हेड से जा रहा है। कॉर्डल, कॉर्डल, कॉर्डल से आप ऐसे याद कर सकते हो, पेडल, पेडल से आप याद कर सकते हो। तो सेफालोकॉर्डल मतलब हेड से टू, हेड से टू, ओके। एग्जाम्पल भी बहुत सारे देकर क्वेश्चंस आपको पूछता है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। फिर जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल्स का मतलब है सेंटर से, यहाँ से बॉडी के यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये पहले मजबूत होगा, यहाँ पर कंट्रोल पहले आएगा, यहाँ पर कंट्रोल बाद में आएगा। यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टेंस का मतलब हो गया सेंटर से आउटर पार्ट तक डेवलपमेंट जाएगा। तो इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से याद कर सकते हो। अगर आप देखो बच्चे का जो हैंड है, ओके, बच्चे का जो हैंड है, उंगली पहले मजबूत नहीं होता है। अगर एक नीडल गिर जाए तो छोटा बच्चा नीडल को पकड़ नहीं पाएगा, या फिर एक बटन गिर जाए तो बटन को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो फिंगर के ऊपर पहले कंट्रोल नहीं आता। वो क्या करता है, कैसे चीज़ों को पकड़ता है, ये आर्म्स के द्वारा, आर्म्स के द्वारा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेगा, ओके, यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर धीरे 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 ये जब मजबूत हो जाएगा फिर यहाँ पर पकड़ेगा, यानी कि ये इस तरफ से जा रहा है, यानी कि सेंटर से आउटर की तरफ जा रहा है, सेंटर से आउटर की तरफ जा रहा है। तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। थ्रू आउट द लाइफ टाइम हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, वूम से लेकर एंड तक, लाइफ के एंड होने तक, यानी कि डेथ तक बहुत कुछ चेंजेस होते रहते हैं, डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट बहुत सारे आयामों को इंडिकेट कर रहा है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कौन है, स्टैटिक आप ज़्यादातर देखोगे ग्रोथ स्टैटिक होता है। फिजिकल मैच्योरिटी जब आ जाता है वहाँ पर ही ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। अगर ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होता, स्टैटिक नहीं होता, तो हम लंबे होते जाते होते जाते होते जाते और हमारा हाइट बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता, 15 20 30 40 50 70 80 फुट भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ एक स्टैटिक प्रोसेस है। एक समय के बाद ग्रोथ खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारे अंदर होता रहता है। तो डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हम मरते दम तक बहुत कुछ सीखते रहते हैं, बहुत कुछ जानते रहते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, व्यक्तिगत पार्थक्य जो बच्चों में देखी जाती, ये किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, क्योंकि जितना अलग अलग बच्चा होंगे उनके सोचने का ढंग अलग होगा, उनके कार्य करने का ढंग अलग होगा, उनके देखने का ढंग अलग होगा, उनके मेंटालिटी, उनके इमोशंस, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। यही तो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा डेवलपमेंट के ऊपर। आप ऐसे सोच सकते हो कि जो बच्चा इंडियन कॉन्टिनेंट में जन्म हो रहा है उसका सोशल डेवलपमेंट अलग होगा, और जो बच्चा यूके में या फिर यूएसए में जन्म हो रहा है उसका सोशल डेवलपमेंट अलग होगा। दोनों के कल्चर अलग है, दोनों की थिंकिंग अलग है, यहाँ के जो फैमिली पैटर्न है, यहाँ के जो रिचुअल्स है वो अलग है, अमेरिकन के या फिर यूके के जो रिचुअल्स है या फिर वे ऑफ लिविंग है वो अलग है। तो यहाँ का सोशल डेवलपमेंट बहुत ही अलग होगा, वहाँ का सोशल डेवलपमेंट बहुत ही अलग होगा। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, ओके। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया
डेवलपमेंट को मैच्योरिटी भी इफ़ेक्ट करता है, उसके साथ साथ लर्निंग भी इफ़ेक्ट करता है। जितना ज़्यादा मैच्योरिटी आता जाता है वो भी डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो कि 6 महीने का बच्चा अच्छे से कलम को पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 साल का बच्चा कलम को अच्छे से पकड़ पाएगा। ये क्या है? ये मैच्योरेशन को बता रहा है। जितना ज़्यादा मैच्योर होगा बच्चा उतने ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। यानी कि मैच्योरेशन किसको इफ़ेक्ट कर रहा है? डेवलपमेंट को प्रभाव डाल रहा है। फिर लर्निंग भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट डालता है। जितना जितना हम लर्निंग लेते जाते हैं हमारे में उतना उतना थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होते जाता है, आइडियोलॉजी ज़्यादा बढ़ते जाता है, वे ऑफ थिंकिंग बदलता जाता है, देखने का प्रोस्पेक्टिव्स बदलता जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, डेवलपमेंट ज़्यादातर आप देखो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है, फॉलो करता है। हम जनरल आइडिया पहले गेन करते हैं, स्पेसिफिक आइडिया बाद में गेन करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे को अगर आप ए सिखाना है तो बच्चे को पहले आप ए नहीं सिखा सकते। बच्चे पहले क्या करते हैं, बहुत सारे लाइन वगैरह इधर उधर के रैंडम लाइन वगैरह वो क्रिएट करते हैं, और बाद में टाइम बढ़ते बढ़ते वो स्पेसिफिक लेटर सीखते हैं, लेटर से वर्ड सीखते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंस क्रिएट कर पाते हैं। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ले जा रहा है। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है डेवलपमेंट कुछ कुछ समय प्रेडिक्टेड भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट को आप अगर अभी देखोगे, जैसे हॉरलॉग ने भी कहा था, जैसे डेवलपमेंट का पैटर्न हो रहा है उस पैटर्न को देख के आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि बहुत ही जल्द ये होने वाला है या फिर बच्चा ऐसा करने वाला है, क्योंकि आप जो देख रहे हो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया को देख रहे हो उसके चलते आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। सपोज आपने देखा कि बच्चे ए लिखने में माहिर हो गए हैं, बी लिखने में माहिर हो गए हैं, सी लिखने में माहिर हो गए हैं, तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बच्चा अब ए लिखने में माहिर हो गया है तो ये क्या करेगा, अब ए को यूज कर पाएगा, ए को आइडेंटिफाई कर पाएगा, ए को किसी भी जगह में आप ढूंढने की उसको टास्क दोगे तो वो अब कर पाएगा। ये किसको बता रहा है? ये प्रेडिक्शन को बता रहा है। ओके, तो बच्चे के बहुत सारे व्यवहार को देख के हम उनके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बच्चे की शालीनता हो गया, क्वालिटी हो गया, कुछ भी हम देख के जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में आ रहे हैं उसको देख के हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और लास्ट जो है डेवलपमेंट के तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, लेकिन कुछ चुना गुना प्रिंसिपल ही लेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर भी एक आया हुआ है, तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, तो डेवलपमेंट एक कम्युलेटिव प्रोसेस है, जो कुछ भी हो रहा है वो मिक्स होते जा रहा है। तो डेवलपमेंट में आप ज्यादातर देखोगे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मिक्स होते जा रहा है, ये इसमें मिक्स हो रहा है, ये इसमें मिक्स हो रहा है, ऐसे मिक्स होते होते जा रहा है, यानी कि ये कम्युलेटिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये मिक्स हुआ तो ये छूट गया, ये मिक्स हुआ तो ये छूट गया, ऐसे नहीं। अब अगर आप ऐसे देखोगे, बच्चे नंबर सीखते हैं, नंबर के बाद क्या करते हैं, एडिशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, ये क्या हो रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है, यानी कि ये ऐड होते जा रहा है। फिर मल्टीप्लिकेशन सीख रहा है, फिर ऐसे करके एवरेज सीख रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कि जो एक्सपीरियंस बच्चे पहले सीख रहे हैं वो धीरे धीरे ऐड होते जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कहते हैं। तो डेवलपमेंट कम्युलेटिव प्रोसेस है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आपके जो सिलेबस है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में 4 एस्पेक्ट दिया गया है। फिजिकल डेवलपमेंट दिया गया है, फिर सोशल डेवलपमेंट दिया गया है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट दिया गया है, और लास्ट में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया गया है। ये 4 एस्पेक्ट दिया गया है। वो क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फिजिकल डेवलपमेंट में आप ज़्यादातर देखोगे कि बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो ज़्यादातर आपको फिजिकल डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल चेंजेस और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस को तो हम देख पाते हैं, लेकिन इंटरनल चेंजेस भी अंदर अंदर हमारी बॉडी में होते रहते हैं, वो भी फिजिकल ग्रोथ का एक एस्पेक्ट है। आप जैसे कि देख सकते हो एक्सटर्नल जो ग्रोथ है वो वन टाइप ऑफ
ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे हाइट में चेंजेस हो गया, वेट में चेंजेस हो गया। हाइट को देख पाते हैं, वेट को देख पाते हैं, देख के हम कह पाते हैं कि इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या है, ये ग्रॉस लेवल पे चेंजेस हो रहा है, यानी कि ये एक्सटर्नल चेंजेस है, ये बाह्य परिवर्तन है। लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन फंक्शंस कर रहे होते हैं। उसमें भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते रहते हैं। वो भी क्या है, वो भी तो ग्रोथ है ना, वो भी ग्रोथ है, लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ है, यानी कि चेंजेस इन द फंक्शंस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट सिस्टम्स, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स की ये बात कर रहा है। ओके, बहुत सारे हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी से लेके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है जो कि ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं। ये भी ग्रोथ को सिग्निफाइज करते हैं। तो ये ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन की चेंजेस है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये विजिबल नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसको महसूस कर पाते हैं कि हमारे ये चेंजेस हो रहे हैं। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आप ज़्यादातर देखोगे कि सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, सोसाइटी का जो आइडियोलॉजी है, सोसाइटी का जो बिलीव्स है, ये सारा कुछ बच्चे धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। बच्चे में चेंजेस आते जाएंगे, या फिर वो ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है, या फिर पीयर से सीख रहा है, या फिर फैमिली से सीख रहा है, या फिर सोसाइटी से सीख रहा है। तो बच्चों में आप ज़्यादातर देखोगे सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ये सोसाइटी का एक यूजफुल मेंबर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सोशलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़े हुए होंगे तो एजुकेशन का पहला काम है बच्चे को सोशलाइज करना, या फिर सोसाइटी का पहला काम है बच्चे को सोशलाइज करना। तो सोशलाइजेशन एक बहुत ही कोर प्रोसेस है टू मेक द चाइल्ड ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का हमको एक पार्ट बनाना है बच्चे को। तो सोशल डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि बच्चे सोसाइटी का एक यूजफुल मेंबर बने, प्रोडक्टिव मेंबर बने, एक आइडियल सिटीजन बने। ओके, तो सोशल डेवलपमेंट ज़्यादातर इंश्योर करेगा कि सोसाइटी के द्वारा जो नॉर्म्स क्रिएट किया गया है, या फिर समाज के द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया है, वो नीति को वो मान रहा है, उस नीति के चलते वो अपनी बिहेवियर को एडजस्ट कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है, या फिर मोल्ड कर रहा है। यही तो है सोशल डेवलपमेंट। हम सोसाइटी में जो रूल रेगुलेशंस वगैरह बनाए गए हैं, उसके चलते ही हम क्या करते हैं, उसके चलते ही उसको मान के हम आगे बढ़ते हैं। ओके, उसको लाइफ में एक्वायर करके ही हम आगे बढ़ते हैं। गैरेट क्या कहते हैं, गैरेट कहते हैं सोशल डेवलपमेंट वह प्रोसेस है जहाँ पर एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाता है एक ह्यूमन पर्सन्स में, यानी कि हम बायोलॉजिकली तो पहले जन्म हुए थे, लेकिन हम कन्वर्ट हो रहे हैं एक सोसाइटल एस्पेक्ट की तरफ, जहाँ पर हमको सोसाइटल वैल्यूज के आधार पर लाइफ को जीना पड़े, एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर के हिसाब से हमको रहना पड़ेगा। ये कहना है गैरेट का। तो हेरलॉक इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हेरलॉक सोशल डेवलपमेंट को कहते हैं ये एक तरह की सोशल रिलेशनशिप में मैच्योरिटी है। सोशल रिलेशनशिप यानी कि सोसाइटी में जितने सारे हमने रिलेशनशिप्स बनाया है, जितना जितना हम में सोशल डेवलपमेंट होता जाएगा, उस रिलेशनशिप में हमारा मैच्योरिटी दिखेगा, अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। ओके, ये कहना है हेरलॉक का। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सोशल डेवलपमेंट है ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम सोसाइटी रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज और स्किल हम एक्वायर करते हैं, ताकि हम सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए, सोसाइटी एक सोशल बीइंग बन पाए, ना कि ऑन सोशल या फिर एंटी सोशल बने। ओके, तो सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर का मतलब है हमारे अंदर सोशल बिहेवियर डेवलप हो, हमारे अंदर सोशल वेलफेयर की भावना जागृत हो, यानी कि सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव सिटीजन का फीलिंग्स हमारे अंदर जागृत हो। तो ये है सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो सोशल डेवलपमेंट के बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पेक्ट करेंगे।
करके हमारे इर्द गिर्द जो रह रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो गया, चाहे वो नेबर हो गया, चाहे हमारे गांव के लोग हो गए, हमारे इमोशन का इम्पैक्ट उनको भी होता है। ओके, तो क्या होना चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो ये इमोशन शब्द है, इमोशंस एक लैटिन शब्द इमोवर में आया है। इमोवर का मतलब है टू स्टीयर या फिर टू एजिटेट, टू मूव और टू एक्साइट। ओके, एक्साइट होना या फिर गतिशील हो जाना या फिर स्टीयर हो जाना, ये होता है इमोशंस शब्द का अर्थ। यानी कि हम अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, इमोशंस एक स्टीयर अप स्टेट है एजिटेशंस का ये स्टीयर अप स्टेट है। हम एजिटेटेड फील करते हैं या फिर एक्साइटेड फील करते हैं जब हम कुछ इमोशंस को एक्वायर करते हैं, यानी कि जब हम एंगर में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं या फिर हैप्पीनेस में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आते हैं, कुछ ना कुछ एजिटेटेड फीलिंग्स आते हैं। यही है इमोशंस। ओके, इमोशंस को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इमोशंस एक तरह की एक इंटरनल फीलिंग्स है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बहुत सारे शेप होते रहते हैं, मोल्ड होते रहते हैं या फिर चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों में हो गया या फिर यंग पर्सन्स में हो गया, बूढ़ों में भी हो गया, अगर आप देखोगे वेरियस एजेस में हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे अंडरस्टैंडिंग्स चेंज होते रहते हैं। उसके चलते हमारे एक्सप्रेशंस भी चेंजेस होते रहते हैं। ये किसको सिग्निफाइज कर रहा है? ये सिग्निफाइज कर रहा है इमोशंस को सिग्निफाइज कर रहा है। बच्चे में एक अलग तरह का इमोशंस था, उसी के चलते वो रिएक्शंस अलग तरह से दे रहा था। एक मैच्योर पर्सन में एक अलग तरह के इमोशंस है, उसी के चलते वो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। ये इमोशंस को डिनोट कर रहा है। ओके, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है ये कहते हैं कि इमोशंस ऑर्गेनिज्म का क्या है? एक डायनेमिक इंटरनल एडजस्टमेंट है। हमारे सारे के सारे इमोशंस एक तरह की इंटरनल एडजस्टमेंट है और ये डायनेमिक है। डायनेमिक है यानी कि ये चेंज हो रहा होता है। अभी हमारा मूड अलग है, 2 घंटे बाद हमारा मूड अलग होगा, 5 घंटे बाद हमारा मूड अलग होगा, हमारे इमोशंस अलग होंगे। हम एक ही इमोशंस में लाइफ टाइम रह ही नहीं सकते। ये शाश्वत सत्य है, ये डायनेमिक नेचर है। ओके, और ज्यादातर आप देखोगे कि हमारे इमोशंस किसकी तरफ ज्यादा झुकता है? सैटिस्फैक्शंस की तरफ ज्यादा झुकता है। बच्चे को जिस तरफ सैटिस्फाई लगेगा उसी के चलते वो इमोशंस क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को अगर स्वीट पसंद है तो उसके हाथ में जब स्वीट आएगा वो कौन सा इमोशंस ज़्यादा क्रिएट करेगा? वो हैप्पी का इमोशंस क्रिएट करेगा। तो ये क्या है? ये उसको सैटिस्फाई करा रहा है। तो इमोशंस कहीं ना कहीं हमको क्या कराता है? सैटिस्फाई कराता है। आपके पास कोई चीज़ है, कोई फेवरेट चीज़ है, वो किसी ने छीन लिया तो क्या कराएगा? वो आपको डिससेटिस्फाई करा रहा है, इसीलिए आप एंगर क्रिएट करोगे ताकि वो सेटिस्फेक्शन का बैलेंस क्रिएट हो पाए, वो चीज़ आपको फिर से मिल पाए और आप वही सेटिस्फेक्शन की तरफ आ पाए। तो इमोशंस कहीं ना कहीं ऑपरेट्स फॉर द सेटिस्फेक्शंस एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, फिर जो लास्ट टाइप का है ये है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो कॉग्निटिव वर्ड है ना, कॉग्निटिव वर्ड ये भी लैटिन वर्ड से आया है जो कि है कॉग्नोसीर। कॉग्नोसीर, कॉग्नोसीर का मतलब है टू नो, टू रिकॉग्नाइज और टू कॉन्सेप्चुअलाइज। जानना या फिर रिकॉग्नाइज करना या फिर कॉन्सेप्चुअलाइज करना, ये है कॉग्निटिव। यानी कि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस को ये डिस्क्राइब कर रहा है, जिसके चलते ऑर्गेनिज्म क्या करता है? न्यू नॉलेज पिकअप करता है, रिटेन करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है या फिर इसको ऑब्जर्व करता है या फिर उसको अंडरस्टैंड करके बहुत सारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। यही है कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि हम जो रिमेंबर कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर इमेजिन कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज है। और हमारे लाइफ में वेरियस स्टेजेस में, वेरियस एजेस में ये ग्रो होता रहता है। जितना ज़्यादा हम सिचुएशन में सीखते जाते हैं, हम में मेच्योरिटी आता जाता है, ये एबिलिटी बढ़ता जाता है। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन
एक्सप्लेनेशंस ऑफ पियाजे एंड वाइगोस्की, क्योंकि पियाजे का जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेगा। और जो वाइगोस्की का है सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि वो सोशल एस्पेक्ट की बात करेगा, सोशल डेवलपमेंट की बात करेगा। तो वो दोनों को हम इसी चैप्टर में देखेंगे। ओके, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल 3-4 क्वेश्चंस ये दोनों में आते ही आते हैं, कुछ कुछ साल तो 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके इर्द गिर्द घूमते ही घूमते हैं। ओके, तो पियाजे को पहले हम देखेंगे। तो पियाजे थे एक स्विस बायोलॉजिस्ट, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही बड़े बायोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये एजुकेटर है, जो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्ट के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे। और ये अपने 3 बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था। उनको बहुत ही साइंटिफिक वे में देख के ऑब्जर्व करके इनका जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने डेवलप किया है। बहुत ही साइंटिफिक वे में, बहुत ही रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस के द्वारा इन्होंने ये स्टडी किया है। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ही वाइडली यूज्ड ये थ्योरी है। इसीलिए तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे गहरे बात बताई है चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके, चाइल्ड की थिंकिंग को लेके, चाइल्ड के डेवलपमेंट को लेके, चाइल्ड के आइडियोलॉजी को लेके, बहुत ही हाई लेवल का। और बहुत ही बड़े स्कॉलर थे पियाजे। अगर आप पियाजे के लाइफ को पढ़ोगे तो ये सिर्फ 11 साल में रिसर्चर बन गए थे। एक अल्बिनो स्पैरो है, इस एल्बिनो स्पैरो के ऊपर इन्होंने रिसर्च आर्टिकल लिख दिया था 11 साल में। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जिस एज में हम सब बच्चों को रिसर्च का आर मालूम नहीं होता, उस एज में इन्होंने इतने बड़े रिसर्च पेपर दे दिया था। कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ये, कितना बड़ा रिसर्चर है ये। ओके, तो इनका जो रिसर्च है अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या कहा, जो बच्चों में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, वो स्टेजेस में गति करते हैं। वो बताते हैं 4 स्टेजेस है जो कि इन्फेंसी से स्टार्ट होके एडोलेसेंस में कंप्लीट हो जाता है। और पियाजे क्या कहते हैं, जो ये स्टेजेस बताते हैं, ये स्टेजेस सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। बच्चे जितना बड़े होते जाएंगे ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल में थिंक कर पाएंगे। तो बच्चे पहले क्या करते हैं, बच्चे पहले सिंपल लेवल में थिंक कर पाते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उनका थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ओके, तो पियाजे क्या बताते हैं, जो 4 स्टेजेस है वो चारों स्टेजेस में बच्चे दुनिया को देखने की नज़रिया अलग अलग होता है, क्योंकि बच्चे का मैच्योरिटी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है। तो मैच्योरिटी के आधार पर बच्चे दुनिया को देखता है। ओके, और वो कहते हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने के लिए पहले स्टेज को बच्चे मास्टर करना पड़ेगा। जब तक वो मास्टर नहीं करेगा वहाँ पर स्टेगनेट होके रहेगा। जब मास्टर कर देगा वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। ओके, इसके चलते बहुत सारा इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, आगे चल के हम इनका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। ओके, और जो बच्चे एक स्टेज को मास्टर कर लेते हैं अगले स्टेज में जब जाएंगे वो उसका फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। ओके, और इनका जो थ्योरी है बहुत ही फेमस है और उसको वो नाम पहले दिए थे जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। तो क्यों इसको जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जो पियाजे रिसर्च कर रहे थे बच्चों के अंदर नॉलेज कैसे डेवलप हो रहा है। क्योंकि एपिस्टोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नॉलेज के टाइप्स को पढ़ते हैं, नॉलेज के सोर्सेस को पढ़ते हैं, नॉलेज ऑथेंटिक है या नहीं उसको हम एपिस्टोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, हमने ये भी क्लास किया है मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। आपको कमेंट करके बताना है कि एम्स ऑफ एजुकेशन किससे रिलेट करता है। जैसे एपिस्टोमोलॉजी रिलेट करता है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मेथड्स के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। प्रोसेस हो गया, मेथड्स हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक वैसे ही एम्स ऑफ एजुकेशन किसके ऊपर फोकस करता है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पियाजे के थ्योरी को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा बहुत अच्छे से जान लेते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो है स्कीमा का। स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा को आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक तरह के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम सीखते हैं, जो नई नई आइडियाज़ हम में आता जाता है, वो हमारी ब्रेन में एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, बिल्डअप करता है। इसी को वो स्कीमा कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो एक तरह की ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है या फिर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ थॉट्स है। बहुत सारे वे में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि स्कीमा क्या कर रहा है? स्कीमा हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल को टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड को अच्छे से सेंस करने के लिए, वर्ल्ड को अच्छे से जानने के लिए स्कीमा ही उसको मदद करेगा। और स्कीमा एक पैटर्न की तरह हमारे ब्रेन में स्टोर होता जाता है। ये सिंपल भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, स्कीमा का मतलब ऐसे आप सोच सकते हो कि बच्चे ने पहली बार डॉग को देखा क्योंकि बच्चे ने पहले डॉग कभी नहीं देखा था। तो बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो पापा ने उसको बताया कि बेटा ये डॉग है। और बच्चे में ये स्कीमा फिट हो गया, ये डॉग है। डॉग का ऐसा 4 पाँव होता है, ऐसा बॉडी होता है, ऐसा टेल होता है। तो बच्चा जब गोट को देखेगा बच्चा क्या कहेगा? पापा ये डॉग है। क्योंकि जो स्कीमा क्रिएट किया गया है वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक कॉग्निटिव पैटर्न क्रिएट किया गया है ब्रेन में। ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, इतना लेग होगा, ऐसा सर होगा, तो ये डॉग है। गोट भी उस जैसा कुछ दिख रहा है, वो ऐसे बॉडी को देख रहा है, 4 लेग को देख रहा है, सर को देख रहा है, वो उस स्कीमा के थ्रू उसको देख रहा है और वो कह रहा है पापा ये डॉग है। लेकिन पापा उसको फिर बताएंगे कि नहीं बच्चा ये डॉग नहीं है, ये गोट है। डॉग में ये था, इसमें ये है, ये डॉग नहीं है, ये गोट है। तो फिर एक नया स्कीमा क्रिएट होगा। लाइफ टाइम में हम देखेंगे कि पैटर्न के ऊपर पैटर्न ये क्रिएट होता रहता है। ओके, तो लाइफ टाइम में अगर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट जितना आगे बढ़ता जाता है, हमारे अंदर ये पैटर्न्स क्रिएट होते जाते, बहुत सारे पैटर्न्स हमारे अंदर क्रिएट होते जाते हैं। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिसमें ज़्यादा स्कीमा होगा, जिस बच्चे के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा स्कीमा होगा, वो बच्चा या फिर वो पर्सन्स उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, तो फिर एक कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, एसिमिलेशन क्या है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पियाजे एक कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर आप पियाजे की थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तो पियाजे एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको कहा जाता है एडेप्टेशंस। ओके, एडेप्टेशंस का मतलब क्या है? एडेप्टेशंस वो प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल क्या होता है, जो इंडिविजुअल के अंदर में जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर स्कीमा बना हुआ है, उसके चलते कैसे न्यू इन्फॉर्मेशंस को बेटर फिट कर पाए, एनवायरनमेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, या फिर जो स्कीमा ऑलरेडी बन गया है उसको मॉडिफाई कर पाए, चेंज कर पाए, नए को एडजस्ट कर पाए। उसके चलते उसमें जो सारी बहुत कुछ चेंजेस या फिर बदलाव लाएगा, उसको ही वो कहते हैं एडेप्टेशंस। और ये एडेप्टेशंस ये कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिमिलेशंस और दूसरा होता है एकोमोडेशन। ओके, तो ये दोनों क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो एसिमिलेशंस क्या है? एसिमिलेशंस में हम क्या कर रहे हैं, जो न्यू आइडियाज़ है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट है या फिर न्यू स्टिमुलीज है, उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे लेंगे? हमारे अंदर जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमाज है, जो स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है, उस स्कीमा के चलते हम नए कॉन्सेप्ट को, नए आइडियाज़ को, नए स्टिमुली को फिट
करने की कोशिश करते हैं, इसी को ही कहा जाता है एसिमिलेशन। तो न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट या फिर न्यू स्टिमुली को ये टेकन इन करने की प्रोसेस है। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, कोई बच्चा ने कोई नया ऑब्जेक्ट देख लिया तो उसको वो समझने की कोशिश कर रहा है। कैसे वो समझेगा? जो स्कीमा पहले उसके दिमाग में बनाया है उसी के आधार पे वो पहचान करने की कोशिश करेगा या फिर उस ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करेगा, उसी के चलते वो स्कीमा में वो फिट हो जाएगा। तो ये है एसिमिलेशंस। ओके, आप ऐसे एक ही वर्ड में इसको अगर याद करना है तो फिटिंग ऑफ न्यू आइडियाज आप ऐसे करके याद कर सकते हो, फिटिंग ऑफ न्यू आइडियाज। ओके, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया एकोमोडेशंस। तो क्या है एकोमोडेशंस? एकोमोडेशंस के चलते हम हमारे अंदर बहुत सारे जो स्कीमा क्रिएट हुआ है उसको मॉडिफाई करते हैं या फिर चेंज करते हैं क्योंकि हमको लगा कि जो स्कीमा हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था वो स्कीमा कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट है या फिर कोई ना कोई मिस्टेक्स है, उसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है, उसको मॉडिफाई होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि एकोमोडेशंस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग और एडजस्टिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा को हम मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर एडजस्ट कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। ये वर्ड को आप अच्छे से याद करो, चेंज या फिर एडजस्ट या फिर मॉडिफाई। ओके, इसको आप अच्छे से याद, क्योंकि जब एग्जाम्पल देके आपको क्वेश्चंस पूछेगा ना कहीं ये शब्द को आपको ढूंढना है। जहाँ पर मॉडिफाई आ गया, चेंज आ गया, एडजस्ट आ गया, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मॉडिफाई होना यानी कि जो पहला स्कीमा था वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया है, वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, इसको वो इंडिकेट कर रहा है यानी कि एकोमोडेशंस होगा। तो हमने एग्जाम्पल में भी बताया कि बच्चे ने पहले डॉग देखा था और उसके चलते उसका जो स्कीमा क्रिएट हो गया, ये हो गया डॉग का कॉन्सेप्ट। डॉग ऐसा होता है, उसका 4 पैर होता है, एक फेस होता है, एक टेल होता है और ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको उसने देख लिया। फिर बाद में उसने गोट को देखा और गोट को देख के वो क्या कर रहा है, जो प्रीवियस स्कीमा है उसकी आधार पे वो गोट को देख रहा है और वो बोल रहा है कि ये डॉग है, ये डॉग है। और जब भी वो गोट को देखेगा वो क्या कहेगा, ये डॉग है। लेकिन एक बार जब पापा के सामने पापा को वो दिखा के बोला कि पापा देखो ये डॉग है, तो पापा ने उसको समझाया कि बच्चे ये डॉग नहीं होते, ये होते हैं गोट, क्योंकि इसका सींग है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब डॉग को देखो वो वैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या है, बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया था गोट का कॉन्सेप्ट, गोट डॉग जैसा दिख रहा है यानी कि ये डॉग है, ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया था। अब बच्चे क्या करेगा, बच्चे मॉडिफिकेशंस करेगा या फिर उसको चेंज करेगा, उसको एडजस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा एकोमोडेशंस। ओके, तो पियाजे का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इक्विलिब्रेशंस या फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या करता है, आप ऐसे देखो, कुछ नया आइडियाज हमारे ब्रेन में आ गया और वो परमानेंट जैसा रह गया। हाँ, उसके आधार पे हम लोगों को बता रहे हैं कि ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सपोज हमने एप्पल देखा, एप्पल लाल लाल था, उसको देख के हमने कहना शुरू कर दिया कि ये एप्पल है, लाल लाल एप्पल है, लाल लाल एप्पल है। ये क्या है, हमारे अंदर एक आइडिया, एक नॉलेज का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, एक मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया या फिर एक स्कीमा डेवलप हो गया। ओके, और ये क्या है, ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया, उसके चलते हम नॉलेज को देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मदर के साथ बच्चा जब मार्केट में जाता है वहाँ पर टमाटो देखता है, टमाटो भी लाल लाल है, तो बच्चा जो टोमेटो को देख रहा है वो स्कीमा की तरफ वो फिटिंग करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी के आधार पे इसको देखने की कोशिश करेगा। उसके दिमाग पर है लाल लाल जो है वो है एप्पल, लेकिन ये लाल लाल एप्पल नहीं है, ये क्या है, टोमेटो है। लेकिन बच्चे इसको कहेगा मम्मी ये एप्पल मुझे खरीदना है, मम्मी ये एप्पल मुझे खरीदना है। लेकिन मम्मी कहेंगे क्या, मम्मी कहेंगे बच्चे ये एप्पल नहीं है, ये टोमेटो है। तो ये क्या होगा, ये टोमेटो है बोलने से बच्चा अब उसके छुएगा, जब छुएगा तो लगेगा अरे एप्पल तो बहुत ही
हार्ड था, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। वो स्मेल करेगा, अरे मैंने जब एप्पल को स्मेल किया था उसका स्मेल अलग था, इसका स्मेल अलग है। तो देखो अभी क्या होगा, अभी जो स्कीमा इक्विलिब्रियम में था ये इक्विलिब्रियम डिस इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिस इक्विलिब्रियम आएगा तो उसको आप चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। एकोमोडेट करके फिर बच्चा जान गया कि ये टोमेटो है, और टोमेटो को जब भी देखेगा वो कहेगा ये टोमेटो है, यानी कि फिर किस तरफ चला गया, इक्विलिब्रियम की तरफ चला गया। तो यही प्रोसेस हरदम चलता रहता है। कुछ नया कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया, हमने उसको रियलिटी मान लिया, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया। फिर उसके चलते कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था ये हिलने लगा, यानी कि डिस इक्विलिब्रियम में फिर चला जाएगा। फिर डिस इक्विलिब्रियम के चलते हम फिर एकोमोडेट करेंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा परमानेंट बन जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में चल जाएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, स्कीमा से इक्विलिब्रियम, फिर डिस इक्विलिब्रियम, फिर एकोमोडेशंस, ये सारा कुछ चलता रहता है। एसिमिलेशंस, एकोमोडेशंस, एसिमिलेशंस, एकोमोडेशंस, एसिमिलेशन, एकोमोडेशंस, ये चलता रहता है। तो पियाजे ने क्या कहा, पियाजे ने कहा कि जो इक्विलिब्रेशंस है या फिर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, उस प्रोसेस के चलते बच्चे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसके चलते बच्चे के मन में जो स्कीमा क्रिएट हुआ है उस स्कीमा को वो एडॉप्ट करता है, चेंज करता है, या फिर न्यू आइडियोलॉजी उसमें फिट करता है। ओके, तो हमने ये पॉइंट भी देख लिया, ये पॉइंट भी देख लिया। ये क्या बता रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है वहां पर कुछ नया सिचुएशंस आएगा, कुछ अलग सिचुएशंस आएगा, तो उसके चलते जो स्कीमा पहले था, जो एक बैलेंस किया हुआ था, जो इक्विलिब्रियम में था, वो इक्विलिब्रियम में अब डिस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और ये डिस इक्विलिब्रियम या फिर इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कुछ कुछ नया चीज क्या करना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा, या फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा स्कीमा में। इसको कहा जाता है कोमोडेशन। कोमोडेशन होते ही फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा। फिर कुछ नया सिचुएशंस आएगा तो वहाँ पर फिर डिस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और ये प्रोसेस हरदम चलता रहता है। तो ये दोनों प्रोसेस हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो क्या है, जो 4 स्टेजेस की बारे में बात करते हैं पियाजे, वो भी देख लेते हैं। ये स्टेजेस को लेके बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है। ओके, जो पहला स्टेज है वो है सेंसोरी मोटर स्टेज। ये स्टेज बर्थ से 2 साल तक चलता है। ओके, तो क्यों इसको सेंसोरी मोटर स्टेज कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें ज्यादा यूज किया जाता है बच्चे के द्वारा। डायरेक्ट सेंसस के द्वारा ये एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, मोटर ऑर्गेन के द्वारा ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए ये स्टेज को ये कह रहे हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा कुछ साउंड सुने उस तरफ भागते हैं, कुछ कुछ चीजें वो देखे उनकी तरफ वो भागते हैं, साउंड की तरफ भागते हैं, कोई लाइट की तरफ भागते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट सेंस के द्वारा वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वो पाँव से चलते चलते उस तरफ भागेंगे, या फिर रेंगते रेंगते उस तरफ भागेंगे। मोटर इंटरेक्शंस के द्वारा वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज। ओके, इसी स्टेज में आप पाओगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे ऑन कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि शॉकिंग करना, इधर उधर देखते रहना, कहीं पर पहुंचने की कोशिश करना, रेंगते हुए कुछ कुछ जगह में चले जाना, ग्रैस्पिंग करना, ये सारे आप देखोगे ये ऑन कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस बच्चों में इसी स्टेज में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, तो कुछ महीनों के बाद आप देखोगे जो ऑन कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस है, जैसे शॉकिंग, लुकिंग, रीचिंग, ग्रैस्पिंग, ये जो ऑन कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस है ये कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे सिंपल स्कीमाज में, सिंपल स्कीमाज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये स्कीमा क्या करेगा, ये स्कीमा बच्चे को एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा ताकि वो सर्टेन बिहेवियर परफॉर्म कर पाए। और उसके चलते आप देखोगे इन्फेंट क्या करता है, जब शॉकिंग का कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस उसके अंदर आ जाता है तो कुछ भी वो पकड़ेगा तो वो माउथ में लेगा, कुछ भी पकड़ेगा तो वो शॉक करने की कोशिश करेगा। फिर जो दूसरे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो ऑन कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस लुकिंग
था अभी वो सिंपल स्कीमा क्रिएट हो गया, कोऑर्डिनेटेड हो गया, तो कुछ भी वो देखेगा तो उसकी तरफ वो भागेगा, उसके पाने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस थे वो ग्रेजुअली कोऑर्डिनेटेड सिंपल स्कीमा में कन्वर्ट हो गए और वो उसको पोटेंशियल दे रहे हैं टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स। ओके, और उसका एज बढ़ते बढ़ते जब 8 महीने हो जाएगा, रियलाइज करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एग्जिस्टेंस अलग है, वो परमानेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पर जो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट आता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, नज़र के सामने हटा यानी कि वो एग्जिस्टेंस से भी हट गया, ऐसा सोचना था बच्चे का इसी स्टेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 है। ओके, तो फिर सेकेंड स्टेज हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो एज है वो है 2 से 7। इसका एज भी क्वेश्चंस बहुत बार दे देता है, आपको एज भी मालूम करना है, स्टेजेस भी मालूम करना है, और उसके जो यूनिक फीचर्स है उसको भी मालूम करना है। इसी एज में बच्चे को लैंग्वेज सिखाया जाता है, बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, और लैंग्वेज के साथ साथ, लैंग्वेज तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल के साथ साथ बच्चे यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि इमेज के द्वारा भी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, और ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉलेज, ये खुद के फीलिंग्स के आधार पे ही घूमता है। रियलिटी के बारे में इनको ज़्यादातर आइडिया नहीं होता, या फिर ये नहीं सोचते हैं कि रियलिटी अलग भी हो सकता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि इनका जो थिंकिंग होता है लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता, पर्सनल फीलिंग्स के बेस पर थिंकिंग होता है इसी एज वालों का। ओके, इसी स्टेज को फिर पियाजे क्या करते हैं, फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 2 स्टेजेस में। एक हो गया प्री कॉन्सेप्चुअल फेज और दूसरा हो गया इंट्यूटिव फेज। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज में क्या होगा, ये ज़्यादातर आप देखोगे 2 से 4 साल का है, और इंट्यूटिव फेज जो है वो 4 से 7 साल का है। तो व्हाट इज प्री कॉन्सेप्चुअल फेज? प्री कॉन्सेप्चुअल फेज में आप देखोगे यहाँ पर जो बच्चे थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ का थिंकिंग ज़्यादातर आप देखोगे कि ये इलॉजिकल टाइप के थिंकिंग होंगे, इलॉजिकल टाइप के थिंकिंग होंगे, यानी कि ये ना इंडक्टिव होंगे ना डिडक्टिव होंगे, ये वन टाइप ऑफ ट्रांसडक्टिव इन नेचर होते हैं। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको अच्छे से आप याद करो। ट्रांसडक्टिव इन नेचर यानी कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा, ना इंडक्टिव होगा ना डिडक्टिव होगा। ओके, तो ये कैसे हो रहा है इलॉजिकल, माने ये इमेजिनेटिव वे में ज़्यादातर थिंक करेंगे। इमेजिनेटिव माना रियलिटी से कोसों दूर होगा, कोसों दूर होगा। छोटा भीम सब कुछ कर सकता है, सिंचन आएगा तो तुमको बहुत मारेगा, ऐसे करके वो लॉजिक देंगे। सिंचन ये करता है तो मैं भी ये करूँगा, सिंचन ने वो कहा था तो ऐसा होता है। ये क्या है, ये इसमें ना इंडक्टिव आ रहा है ना डिडक्टिव आ रहा है, ये इलॉजिकल बेस में ट्रांसडक्टिव वे में ये क्या कर रहे हैं, इमेजिनेटिव वे में रियलिटी को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमेजिनेटिव वे में ये थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, इसी स्टेज का और 2 कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही बार क्वेश्चंस में आया है, एक है एनिमिज्म और दूसरा है ईगोसेंट्रिसिज्म। एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म का मतलब हो गया वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं पाता। यानी कि वो देखो डॉल को क्या सोचेगा, डॉल एक लिविंग एंटिटीज़ है, जैसे संसार में लिविंग एंटिटीज़ होते हैं, वो क्या कर रहा है, गर्ल्स को देख रहा है संसार में, जैसे गर्ल्स है ये लिविंग एंटिटीज़ है, और गर्ल्स के जो डॉल है ये भी लिविंग एंटिटीज़ है, ऐसा मानेगा, इसके साथ बात करेगा, इसको खाना देगा, इसको कोई कुछ कहेगा तो उसको रोना आएगा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एनिमिज्म कॉन्सेप्ट है। बच्चे डॉल
के साथ खेलते हैं या फिर बच्चे क्या करते हैं टेडी बियर के साथ खेलते हैं, ये एनिमिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है ईगोसेंट्रिसिज्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आई एम द सेंटर, यानी कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नज़रअंदाज करेंगे, यानी कि उनको मानेंगे ही नहीं, यही है ईगोसेंट्रिसिज्म। ओके, फिर जो दूसरा फेज है वो है इंट्यूटिव फेज। इसमें क्या होता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला गया है। यहाँ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। यहाँ पर बच्चा एग्री कर लेगा कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना ये सारे फ्रूट्स है, लेकिन उसमें जो डिफरेंसेस है कलर के आधार पे या फिर शेप के आधार पे, टेस्ट के आधार पे, उसको वो पकड़ नहीं पाएगा। इंट्यूटिव वे में ज़्यादातर लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा। बच्चे को जैसा लग रहा है उसी के आधार पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओके, यहाँ पर कोई डिडक्टिव नहीं आ रहा है, इंडक्टिव नहीं आ रहा है, कोई लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी नहीं है। अपने इंट्यूशंस आया, खुद को लगा कि ये राइट है, उसी के आधार पर वो लॉजिक दे देगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसी एज में दो बड़े बड़े क्वालिटीज जो मेंटल क्वालिटीज है वो बच्चा कर नहीं पाता। एक होता है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्स कर पाना। रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होता, यानी कि यहाँ पर रहता है इरिवर्सिबिलिटी। और कॉन्जर्वेशंस भी यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर नॉन कॉन्जर्वेशंस रहता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सपोज एक मदर है, मदर के दो चाइल्ड है। ओके, एक न्यू बॉर्न बेबी है, ये है जिसका एज इसी एज में आ रहा है 2 से 7, और ये जो है ये 15 साल का हो गया है, ये 2 से 7 है, इसी एज में है। लेकिन ये जब इसको मम्मा कहेगा तो ये कहेगा कि नहीं ये मेरी मम्मा है, तेरी मम्मा नहीं है। क्यों कह रहा है, क्योंकि ये रिवर्स कर नहीं पा रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जिसको मैं मम्मा कह रहा हूँ उसको और कोई भी मम्मा कह सकता है, यानी कि मैं जैसा इसका बच्चा हूँ उसका और कोई भी बच्चा हो सकता है। ये रिवर्स वे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ पर खड़ा है, ईगोसेंट्रिसिज्म में खड़ा है। आई एम द वर्ल्ड, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा चिंतन करना है बच्चे का इसी स्टेज में। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पाता, इसको कहा जाता है रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी नहीं होता, इसीलिए इसको कहा जाएगा इरिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चंस ऐसे भी दे देता है कि स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी रहता है। फिर है कॉन्जर्वेशंस। कॉन्जर्वेशंस का मतलब क्या है, बच्चे लेंथ, वेथ और शेप के आधार पे जो चेंजेस होते हैं उसको पकड़ नहीं पाते। सपोज आप ऐसे देखोगे कि कोई बड़ा सा नोट है, ओके, और एक छोटा सा नोट है। सपोज ये छोटा सा नोट 50 रुपीज़ है और ये बड़ा सा नोट 20 रुपीज़ है। बच्चे सोचेगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ा है। ऐसे करके बच्चे लॉजिक देते हैं, ये बड़ा है इसीलिए ये हाईएस्ट है। लेकिन ये कभी सोच ही नहीं पाएगा ये छोटा हो के भी ये बड़ा हो सकता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है आकार के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, शेप के हिसाब से वो क्या करता है, वो चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। ये भी क्या है, ये भी कंजर्वेशंस का आइडिया है। तो बच्चा क्या कर नहीं पा रहा है, कंजर्वेशंस को अप्लाई यहाँ पर कर नहीं पा रहा है। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेज हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये है थर्ड फेज, और इसका जो एज है 7 से 11 है, ये 7 से 11 है। ओके, 7 से 11 है। इस स्टेज में ज़्यादातर आप देखोगे बच्चा का कॉग्निटिव फंक्शंस बेहतर हो गया है, बेटर डेवलप्ड हो गया है। ओके, इसी स्टेज में बच्चा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को, आइडियाज को अच्छे से समझ पाता है। ओके, इसके साथ साथ बच्चा जो इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स होता है उसको भी अच्छे से बच्चा थिंक कर पाता है, जान पाता है। ओके, इस स्टेज में बच्चा लॉजिकली और सिस्टमेटिकली थिंक कर पाता है। यहाँ पर इंडक्टिव मेथड का भी ये यूज कर पाता है, डिडक्टिव मेथड का भी यहाँ पर यूज कर पाता है। तो रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेटर बच्चे में आ जाता है। इसके साथ साथ बच्चे में कॉन्जर्वेशंस डेवलप हो जाता है, यानी कि शेप साइज के आधार पे भी बच्चा बेटर जज कर पाता है। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाता है, यानी कि रिवर्स वे में भी ये थिंक कर पाता
रहता है यहाँ पर, और ईगोसेंट्रिसिज्म नहीं रहता है, ईगोसेंट्रिक आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि वो अदर के भी प्रोस्पेक्टिव्स को जान पा रहा है, रिवर्सिबिलिटी उसमें आ रहा है, तो ईगोसेंट्रिसिज्म यहाँ पर नहीं होगा। ओके, फिर हो गया क्लासीफाई यहाँ पर कर पाता है। ओके, तो यहाँ का जो सबसे बड़ी फीचर्स है CCR, यानी कि CCR का मतलब ये हो गया कंजर्वेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड रिवर्सिबिलिटी। ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम है, बच्चे ज़्यादातर बहुत ही बड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग को ये सॉल्व कर नहीं पाते, ऑपरेट कर नहीं पाते, यहाँ का एक ड्रॉबैक है। ओके, और जो लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि 11+ होगा, ये 11+ है। ओके, 11+ है। यहाँ पर इंडिविजुअल फुल्ली ग्रोन हो गया है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी हैंडल कर पा रहा है, उसके साथ साथ लॉजिक के द्वारा, डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा, क्लासिफिकेशंस के द्वारा ये बेटर वे में सोच पा रहा है। इसी स्टेज में बच्चे हाइपोथेसिस क्रिएट कर पाते हैं, हाइपोथेसिस के चलते वो टेंटेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाते हैं, उसको वेरीफाई कर पाते हैं और जनरलाइज भी कर पाते हैं। ओके, तो जो स्टेजेस हो गए 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11+। ओके, ये 4 स्टेजेस है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसको याद करने के ट्रिक भी मैंने एक सेपरेट वीडियो करके भी डाला हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। इसको याद करने का टेक्निक्स क्या है, हम 2 7 7 है तो 1 और 1 क्या कर देंगे, 11। तो क्या है पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, क्योंकि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही रिगरस स्टडी के बाद ही इन्होंने अपना थ्योरी दिया है। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है तो ये एजुकेटर को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझ पाए, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, कॉग्निटिव क्षमताओं को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम डेवलप कर पाए। ये हो गया पहला इम्प्लीकेशन। फिर पियाजे कहते हैं कि बच्चे जितना एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगा या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप्ड होगा। इसीलिए जैसे बच्चे एक्टिविटी के द्वारा सीख पाए उसके चलते भी बहुत सारा प्रोविजन रहना चाहिए, ये कहना है पियाजे का। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए हम एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। ओके, फिर जो पियाजे कहते हैं जो डेवलपमेंट का 4 स्टेजेस है, जब तक पहला स्टेज पूरा नहीं हो जाता वो सेकेंड स्टेज में जा ही नहीं सकता, स्किप कर ही नहीं सकता। तो इसके चलते आप क्या करोगे, करिकुलम ऐसे डिज़ाइन करोगे कि बच्चे जो स्टेज में है उसी स्टेज के फीचर्स को लेके आपको करिकुलम डेवलप करना है। ओके, फिर पियाजे कहते हैं जो स्टेजेस में बच्चा होगा उसी स्टेज के आधार पे बच्चा लर्न करने की कोशिश करेगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है तो वो कॉन्क्रीट चीज़ों को ज़्यादा बेहतर में डील कर पाएगा। बच्चा अगर सेंसोरी मोटर स्टेज में है तो वो रिफ्लेक्सेस को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए हमको करिकुलम डेवलप करना है। फिर पियाजे कहते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ बहुत सारे क्लासेस में देना चाहिए, जैसे कि स्टोरी टेलिंग के द्वारा, राइम्स के द्वारा, सिंगिंग के द्वारा, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स इनिशिएट करना चाहिए जिसके चलते बच्चे में कॉग्निटिव ग्रोथ हो, बच्चे में कॉग्निटिव ग्रोथ आए। ओके, फिर उसके साथ साथ टीचर बच्चों में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु भाव को बेटर करे, जिज्ञासु भाव को फोस्टर करे ताकि बच्चे जानने की ललक उनमें पैदा हो। ओके, फिर पियाजे आर्ग्यू करती है कि बच्चों को जितना स्पॉन्टानियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे वो उतना बेटर कर पाएंगे। उनको जब आप कॉन्क्रीट मटेरियल दोगे तो वो बेटर वे में लर्न कर पाएंगे, उनका लर्निंग स्पीड बढ़ेगा। ओके, तो ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। लेकिन पियाजे का बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, इन्होंने अटेंशंस बहुत कम दिया है सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस को, जिसके चलते वाइगोत्स्की आएंगे जो कि कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देंगे, लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो देंगे। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है ट्रबल विद स्टेजेस। आप ऐसे देखो कि जो 4 स्टेजेस बता रहे हैं पियाजे, ये क्या बता रहे हैं, एक ख़त्म नहीं होगा तो ये दूसरे में जा ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3rd स्टेज में भी चले आते हैं लेकिन शॉकिंग वो कर रहे हैं, वो अंगूठा चूस रहे हैं। ऐसे
कुछ कुछ हैबिट्स देखे जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो फर्स्ट स्टेज में भी है और थर्ड स्टेज में भी चला गया है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रबल विद स्टेजेस में भी बहुत सारे ट्रबल्स रहते हैं। और लास्ट जो है इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ट्रेनिंग लेगा, बेटर एजुकेशन लेगा, उसको समझने में और बेहतरी होगी, उसको समझने में और आइडिया आएगा, उसको समझने में और सहूलियत होगा। तो ये भी क्या है, ये भी स्टेजेस को क्रॉस करने की बात कर रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है पियाजे की डेवलपमेंटल थ्योरी में। ओके, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चंस आया है, इसको अच्छे से आप याद कर लो। पियाजे के जो स्टेजेस वगैरह है उसको रिलेट करके बहुत सारे स्कूल एज को क्वेश्चंस कर देता है। तो सेंसोरी मोटर स्टेज जो होता है 0 से 2 होता है। इसी एज में बच्चा होम में एजुकेशन लेता है, पेरेंट्स से एजुकेशन लेता है, फैमिली से कुछ कुछ एजुकेशन, कुछ कुछ शिक्षाएं लेता है, सोशलाइजेशन वहाँ ज़्यादा होता है। ओके, फिर जो सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 2 से 7 एज। 2 से 7 में ज़्यादातर बच्चे आप देखोगे नर्सरी में एडमिशन्स लेते हैं, प्री प्राइमरी में एडमिशन्स लेते हैं, प्राइमरी के क्लास 1-2 में यहाँ पर जाते हैं। ओके, और जो तीसरा स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11। 7 से 11 यानी कि ये प्राइमरी क्लासेस में होगा, यानी कि ये क्लास 3 से आप लेके चल सकते हो, 3 से और या फिर 7 क्लास तक यहाँ पर रहने वाला है। ओके, फिर जो लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 11+। इसी स्टेज में बच्चा सेकेंडरी में जाएगा या फिर सीनियर सेकेंडरी में जाएगा। तो ये स्टेजेस को भी अच्छे से आपको याद करना है, इसका एजेस को भी आपको याद करना है, स्कूल एजेस को भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें 2-3 क्वेश्चंस वाइगोत्स्की का डायरेक्ट दिया गया है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की क्या करते हैं, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज के आधार पे उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यही है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो वाइगोत्स्की ज़्यादातर आप देखोगे उनका जो थ्योरी है 3 एस्पेक्ट के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है बच्चे जिस समूह में रह रहे हैं वहाँ पे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरेक्शंस के चलते उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग सेप होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट उनका होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो बच्चे जब पीयर ग्रुप में है तो पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीख रहा है, बच्चे जब अपनी फैमिली में है वहाँ पर सीख रहा है, बच्चे जब सोसाइटी में है वहाँ पे सीख रहा है, कल्चर के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं, लैंग्वेज के द्वारा बच्चे बहुत सारे सीख रहे हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। ओके, और वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उस थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि जेडपीटी हो गया, जेडएडी हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, एमक्यू हो गया, इसको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है इसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो जेडपीडी को जानने से पहले हमको जेड जानना पड़ेगा, यानी कि जेडएडी, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट। बच्चे ने इतना सीख लिया है, इतना सीख लिया है, तो बच्चा अब यहाँ है, इस स्टेज में है। ओके, तो ये हो गया जेडएडी, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट। लेकिन बच्चा ये कर नहीं पा रहा है, यानी कि ये करने के लिए, ये रेंज को पाने के लिए बच्चों को हेल्प लेना पड़ेगा। वो किसी भी टाइप का हेल्प हो सकता है, कोई बड़े से ले रहा है, छोटे से ले रहा है, किसी से भी वो हेल्प ले रहा है, जो टेम्पोररी सपोर्ट ले रहा है, हेल्प ले रहा है, असिस्टेंस ले रहा है, उसके चलते बच्चे इतने तक सीख पाता है। तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे अदर के हेल्प के द्वारा सीख रहे हैं, इतने दूर तक वो सीख पाते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, वो इसके बियॉन्ड सीख नहीं पाते, इसके बियॉन्ड जान ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, फिजिकल लिमिटेशंस रहता है, मेंटल लिमिटेशंस रहता है, बहुत सारे लिमिटेशंस उसका रहता है। तो जेडपीडी क्या हो गया, जेडपीडी वो जोन हो गया बच्चे जो जानते हैं, बच्चे जो कर नहीं पाएंगे, यानी कि
इसके जो बीच का जो गैप है, ये गैप को वो कह रहे हैं जेडपीडी, यानी कि ये असिस्टेंस के द्वारा ये स्टेज को वो अचीव कर पाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो, बच्चे इतना नॉलेज था, अब असिस्टेंस के द्वारा इतना समझ पाएगा, तो असिस्टेंस लिया और इतना समझ गया, तो ये अब खुद का दायरा इतना बढ़ गया। फिर बाद में असिस्टेंस के द्वारा फिर इतने लेवल तक वो जान पाएगा, फिर असिस्टेंस लिया, ट्रेनिंग लिया और इतना तक जान गया, तो फिर इतना डायरेक्ट इसका खुद का जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जेड से मूव हो रहा है जेडपीडी की तरफ, फिर जेडपीडी इससे मिक्स होकर ये बड़ा जेड हो रहा है, फिर इससे फिर जेडपीडी होगा। ऐसे करके हमारा लाइफ में क्या होते जा रहा है, हमारे लाइफ में डेवलपमेंट होते जाता है, ये कहना है वाइगोत्स्की का। ओके, फिर जो ये कह रहे हैं जो टेम्पोररी सपोर्ट बच्चा पा रहा है, उस टेम्पोररी सपोर्ट को वो नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के जो फादर कहे जाते हैं वो ब्रूनर है, ये अच्छे से याद कर लो। ब्रूनर ने पहले ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और बाद में वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग वर्ड को यूज किया है। ओके, तो स्कैफोल्डिंग किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो अच्छे से ध्यान रखना है। स्कैफोल्डिंग के फादर कहे जाते हैं ब्रूनर को। ब्रूनर के कॉन्सेप्ट भी हम लर्निंग थ्योरी में पढ़ेंगे। तो जो स्कैफोल्डिंग दे रहा है निश्चित रूप में उसमें ज़्यादा नॉलेज है, जिसमें ज़्यादा आइडियाज है, जिसमें ज़्यादा स्किल है, उसको वो नाम देते हैं MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल ऑथर। नॉलेज उसके पास ज़्यादा है। ये क्या कर रहे हैं, ये टेम्पोररी सपोर्ट दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, इसको वो कह रहे हैं स्कैफोल्डिंग। और जो दे रहा है वो हो गए MKO। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, MKO एज से स्मॉलर भी हो सकता है, एज से बिगर भी हो सकता है, एज सेम कैटेगरी का भी हो सकता है। जिससे आप असिस्टेंस ले रहे हो उसको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए बस। क्योंकि आप देखोगे अभी अभी क्या हो रहा है, जो ओल्ड एज पेरेंट्स है वो अपनी सन से, बच्चों से क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, मोबाइल ऑपरेट करना सीख रहे हैं। क्योंकि ये बच्चा जो है ये मोबाइल से यूज टू है, मोबाइल का नॉलेज इसके पास है, टेक्नोलॉजी का आइडिया इसके पास बेहतर है, तो ये इसको स्कैफोल्डिंग देगा। तो यहाँ पर एज की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कम्युनिटी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा वो सपोर्ट देगा, यानी कि वो MKO बन जाएगा, वो स्कैफोल्डिंग देगा। इसको भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि नेट एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत सारे देते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि MKO डजंट डिपेंड्स ऑन एजेस, एजेस के ऊपर डिपेंड नहीं होता। MKO कोई भी हो सकता है, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई फ्रेंड्स, कोई पीयर ग्रुप का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर कोई स्मॉल एज का भी बच्चा हो सकता है। तो सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो 5 स्टेज प्रोसेस की बात करता है। तो क्या है वो 5 स्टेजेस, जो एडल्ट होते हैं, जो MKO होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर बच्चों को गाइड करते हैं, उनके बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, बेटर वे में उनको एनकरेज करते हैं। ये है पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है चाइल्ड जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको वो MKO क्या करेंगे, उसको MKO सुपरवाइज करेंगे। ओके, फिर जो तीसरा प्रोसेस है चाइल्ड जो भी टास्क कर रहा है अगर उस टास्क को करने में वो असफल हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, उस टास्क को स्मॉलर सेगमेंट में, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, स्मॉलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि बच्चा बेटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए और उसको सॉल्व कर पाए। फिर जो फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस में जो MKO होते हैं, जो बड़े होते हैं या फिर जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो बेटर सपोर्ट देते हैं, बेटर असिस्टेंस देते हैं। ओके, और लास्ट में होता है जो MKO होती है वो चाइल्ड को बेटर ट्रांजिट करते हैं नए नए सिचुएशंस में ताकि वो बेटर आइडिया ले पाए, बेटर नॉलेज ले पाए। ओके, तो क्या है वाइगोत्स्की का सिग्निफिकेंस। ओके, वाइगोत्स्की का सिग्निफिकेंस आप देखोगे कि ये ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस कर रहा है, सोशल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी कि सोशलाइजेशन को ये ज़्यादा फोस्टर कर रहा है। क्योंकि वाइगोत्स्की लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। तो लैंग्वेज अगर बच्चा सीख जाए तो लैंग्वेज के द्वारा वो बेहतर कम्युनिकेशंस कर सकता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि लैंग्वेज
अगर बच्चा सीख जाए तो वो इंटरनलाइज भी कर सकता है, इनर स्पीच कर सकता है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करके वो इनर टॉक कर सकता है, इनर स्पीच भी कर सकता है। ओके, तो वाइगोत्स्की स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि बच्चे जितना सोशल कांटेक्ट में रहेंगे उनका लर्निंग ज़्यादा होगा, उनका लर्निंग बेटर होगा। ओके, फिर वो बहुत ज़्यादा इम्फासिस करते हैं किसके ऊपर, वो कहते हैं कि बच्चों को सोशल कांटेक्ट में रखना चाहिए ताकि सोशल कॉन्टेक्स्ट के चलते वो इंटरेक्शंस के द्वारा लर्न कर पाए, उनका डेवलपमेंट हो पाए, ऐसा कहना है वाइगोत्स्की का। लेकिन वाइगोत्स्की का भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। इन्होंने एज रिलेटेड कोई भी चेंजेस के बारे में नहीं बताया है, जैसे पियाजे ने बताया है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 प्लस, ऐसे करके जो स्टेजेस वो बताए हैं, ऐसे एज रिलेटेड कोई भी चेंजेस इन्होंने नहीं बताया। ये भी इनका क्रिटिसिज्म है। इनका ज़्यादा अटेंशन किस पे है, सोशल प्रोस्पेक्टिव के ऊपर ज़्यादा अटेंशन है, इसीलिए इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस को नेगलेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप पियाजे को देखोगे, पियाजे बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि एज रिलेटेड वो चेंजेस की बात ज़्यादा करते हैं। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म्स है। ये ज़्यादा इम्फासिस किसके ऊपर करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा इम्फासिस करते हैं। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि बहुत सारे लाइफ में अदर एस्पेक्ट भी रहते हैं, आप सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ऐसे भी क्रिटिसाइज किया हुआ है। ओके, फिर इसके साथ साथ इन्होंने सोशियो इमोशनल कैपेसिटी के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, तो फिर लास्ट जो है, लास्ट हो गया एजुकेशन ऑफ द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का एजुकेशन के ऊपर भी पिछले साल 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एडोलेसेंस का जो एज है वो है 10 से 19। इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। 10 से 19 है एडोलेसेंस का एज। और जो सेंसस 2011 हुआ था, हमारा देश का जो एडोलेसेंस परसेंटेज है वो है लगभग 21%। 21%। तो क्या है एडोलेसेंस, जेरसील्ड कहते हैं, जेरसील्ड कहते हैं। ये वो स्पेन ऑफ ईयर है जहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, बोथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशियली। ओके, वो सभी एस्पेक्ट से क्या हो रहे हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बीच का जो गैप है, स्पान ऑफ ईयर है, इसको वो कह रहे हैं एडोलेसेंस। ओके, एडोलेसेंस। और स्टैनली हॉल का ये डेफिनेशन बहुत ही फेमस है, बहुत बार तो नेट में आया हुआ है, सेट में भी आया हुआ है। ये कहते हैं एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्टॉर्म एंड स्ट्रीव। ये तूफानों का समय है। स्टैनली हॉल का ये क्यों कहना है, क्योंकि स्टैनली हॉल ने बहुत ही रिगरस वे में इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, बहुत ही रिगरस वे में। और इन्होंने जब देखा कि ये जो एज है ना, बहुत सारे बदलाव बच्चों में आते हैं, फिजिकल में बहुत सारे बदलाव आते हैं, इमोशंस में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं। उसके चलते उनमें बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, स्ट्रेन आते हैं, स्ट्रीप आते हैं, ऐसा कहना है स्टैनली हॉल का। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, ए बॉय ऑफ 14 इज ए प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एज है। इनका एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो कि है छुट्टी या फिर हॉलीडेज कह सकते हो। उसको जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक फटिक नाम का एक बच्चा है, उसका लाइफ का स्ट्रगल के बारे में वहाँ पर दिया गया है। और वहाँ पर वो कहते हैं ए बॉय ऑफ 14 इज ए प्रॉब्लम। 14 साल का बच्चा, यानी कि एडोलेसेंस पीरियड एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एज है, ये कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का। और पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं ये ऐसा एज है जहाँ पर ग्रेट आइडियल्स, बिगिनिंग ऑफ न्यू थ्योरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ से आप आइडिया कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पीरियड है ये लाइफ का। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लो क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड जो है, एडोलेसेंस पीरियड बहुत ही क्रूशियल है और सिग्निफिकेंट है लाइफ में। यहाँ पर बहुत ही रैपिड चेंजेस होता है, फिजिकल भी होता है, इमोशनल्स होता है, मेंटल होता है, सभी क्षेत्र में रैपिड चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर देखो, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे जो पर्सनालिटी डेवलप कर लेता है वो लाइफ टाइम उसके साथ चलता है। ये नई लर्निंग का पीरियड है। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ों के ऊपर ये रुझाव ज़्यादा दिखाते हैं। ओके, इस पीरियड में ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा वरीज आता है क्योंकि बदलाव बड़े
लेवल पे हो रहे हैं तो वरीज भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगा। ओके, स्टेनले हॉल तो ऐसे कहते हैं ये स्ट्रेस का समय है, ये स्टॉर्म का समय है, क्योंकि बदलाव ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर ग्रेट आइडियल्स का ये पीरियड है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एसएसबी में, इसको भी अच्छे से आप याद कर लो। यहाँ पर रैपिड फ्लक्चुएशंस मूड भी होता है, मूड बहुत ही जल्द जल्द शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। एरिक्सन फिर क्या कहते हैं, एरिक्सन कहते हैं ये आइडेंटिटी फॉर्मेशंस का एज है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन का तो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको आप अच्छे से याद कर लो, रिलेट करके भी बहुत सारा क्वेश्चंस दे देता है। ओके, तो एरिक्सन कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेट करते हैं। ओके, तो एडोलेसेंस क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सिलेबस में दिया गया है। ओके, एडोलेसेंस पढ़ने से क्या होगा, एडोलेसेंस पढ़ने से हम एडोलेसेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके चलते जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको बेहतर में जान पाएंगे। एडोलेसेंस को स्टडी करने से उनका जो मेंटल हेल्थ है उसको भी हम बेटर वे में चैनलाइज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, उनको बेटर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएंगे, बेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी को मोल्ड कर पाएंगे, उनके अंदर बेटर क्यूरियोसिटी डेवलप कर पाएंगे अगर हमने एडोलेसेंस को अच्छे से स्टडी किया तो। एडोलेसेंस को जानने से फिर हम करिकुलम को भी अच्छे से प्लान कर पाएंगे, बेटर एजुकेशन उनको दे पाएंगे। ओके, सो जो स्टेनली हॉल है एडोलेसेंस के ऊपर बहुत ही गहरे रिसर्च किए हुए हैं, इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम भी है एडोलेसेंस और ये पब्लिश हुआ था 1904 में। और ये क्या कहते हैं, एडोलेसेंस को वो कंपेयर करते हैं फ्लैपर के साथ, एक स्मॉल बर्ड के साथ ये कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं, तो स्टेनली हॉल क्या कहते हैं, स्टेनली हॉल कहते हैं कि एडोलेसेंस एक छोटा सा चिड़िया है, फ्लैपर है, जो कि नेस्ट में है और वो उड़ना चाहता है, उड़ने की बहुत ही प्रबल इंस्टिंक्ट उसके अंदर है, प्रबल इच्छा उसके अंदर है, ये कहना है स्टेनली हॉल का। इन्होंने बहुत ही हाई लेवल में रिसर्च किया हुआ है एडोलेसेंस पीरियड के ऊपर। इन्होंने जो एडोलेसेंट है उनके सेल्फ एक्सप्रेशंस को स्टडी करके इनका जो थ्योरी है इन्होंने दिया है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इनका जो बुक्स है बहुत ही फेमस बुक एडोलेसेंस लिखा है। ओके, तो एडोलेसेंस के ऊपर कुछ स्कीम भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि 2018 में एक स्कीम्स आया था, तो वो स्कीम के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पहला स्कीम है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना ये स्कीम क्या करता है, ये स्कीम ज़्यादातर गर्ल्स को एम्पावर करने की कोशिश करता है, मेनली एडोलेसेंस की। जितने भी स्कीम है आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसका तो एज हमने देखा 10 से 19 साल है, लेकिन जो स्कीम के एजेस रहते हैं वो 11 से 18 रहते हैं, 11 से 18 ही रहते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, तो किशोरी शक्ति योजना बच्चों को ट्रेनिंग देगा, एडोलेसेंस गर्ल्स को ट्रेनिंग देगा, उनको एनकरेज करेगा ताकि वो फैमिली को, कम्युनिटी को बेटर कंट्रीब्यूट कर पाए। ओके, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये 2007 में आया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लो। ईयर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर एजेस ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, फिर हो गया एनपीएजी, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। ये ज़्यादातर गर्ल्स के ऊपर ही बहुत सारे स्कीम दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये एडोलेसेंस गर्ल को दिया जाता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बीपीएल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2002-03 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये भी एज ग्रुप किसको टारगेट करता है, 11 से 18 ईयर। और यहाँ पर न्यूट्रिशन को मद्देनजर रखते हुए न्यूट्रियस फूड दिया जाता है, यानी कि 6 किलो ऑफ ग्रेन पर मंथ बच्चों को दिया जाता है, एडोलेसेंट गर्ल को दिया जाता है। ओके, फिर तीसरा स्कीम है सबला स्कीम। सबला स्कीम ये 2011 से लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अंडर ये आता है। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको कहा जाता है राजीव गांधी स्कीम फॉर डेवलपिंग एडोलेसेंट गर्ल। इसको भी अच्छे से आप याद कर लो, ईयर तो इम्पोर्टेंट है ही, इसका दूसरा नाम भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर टारगेट ग्रुप कौन है, एडोलेसेंट पीरियड यानी कि 11 से 18 ईयर का एलिजिबल एज ग्रुप है। ओके, यहाँ पर भी 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, हेल्थ हो गया, लाइफ स्किल एजुकेशंस हो गया। तो ये था आज का वीडियो और लास्ट में देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो डेवलपमेंट इज ए डैश ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस है, प्रोसेस है, ये मैच्योरेशन का प्रोसेस है। ओके, डेवलपमेंट के द्वारा हम मैच्योर होते हैं। ओके, इन व्यू ऑफ पियाजे एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट
फ्रॉम 7 से 12 ईयर इज कॉल्ड है। 7 से 12 नहीं होता, 7 से 11 होता है। ओके, इसको कहा जाता है क्या, ये है थर्ड फेज, क्योंकि 0 से 2 होता है, 2 से 7 होता है, 7 से 11 होता है और 11 प्लस यानी कि 12 होता है। तो ये स्टेज तो ये है तीसरा स्टेज। सेंसोरी मोटर पहला स्टेज है, प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये थर्ड स्टेज है और लास्ट हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स हो गया इसका राइट आंसर। इसको भी अच्छे से याद करना है। ओके, फिर तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स अलोंग विथ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, फिजिकल नहीं है, सोशल नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेंटल और इंटेलेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो रहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस तो रहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस तो होता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा इसका राइट आंसर। स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे जनरल से स्पेसिफिक ज़्यादा होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं ज़्यादातर जनरल आइडिया पहले लेते हैं, फिर बाद में डीपर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये होगा इसका राइट आंसर्स। व्हाट इज एसिमिलेशंस, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसिमिलेशंस क्या है, हमने एडेप्टेशन में दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक है एसिमिलेशंस, एक है एकोमोडेशंस। ओके, एसिमिलेशंस एसिमिलेशंस में न्यू ऐड होंगे, एकोमोडेशंस में चेंज होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मोडिफिकेशंस तो चेंज है, तो ये एकोमोडेशंस हो जाएगा। रिजेक्शंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रिजर्विंग कॉग्निटिव स्कीमा, ये भी नहीं है। डेवलपिंग न्यू कॉग्निटिव, डेवलप नहीं होगा भाई। फिटिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, फिटिंग होगा न्यू इन्फॉर्मेशन, ऐड होगा न्यू इन्फॉर्मेशन, ये होगा राइट आंसर्स, ये है एसिमिलेशंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो 2016 में भी एज पूछा था, 2018 में भी ये एज पूछ रहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से 11। हमने ऊपर में भी देखा, यही क्वेश्चंस आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 से 12 लिख दिया था बाय मिस्टेकली, ये 7 से 11 ही है। ओके, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका राइट आंसर है। स्टेजेस को अच्छे से याद करना है। 0 से 2 हो गया, ये हो गया सेंसोरी मोटर स्टेज। ओके, ये हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको भी अच्छे से याद करना है। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम ऑफ द सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 होता है, उसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट आउटकम क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके, व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप। किशोरी शक्ति योजना, देखो 2018 में डायरेक्ट स्कीम दिया है। एडोलेसेंस पीरियड का जो स्कीम वगैरह है, 3 स्कीम हमने पढ़ा है। किशोरी शक्ति योजना के ऊपर क्वेश्चंस आया है। जितने भी योजनाएं एडोलेसेंस के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर आप देखो कि 11 से 18 एज के होते हैं, लेकिन एडोलेसेंस पीरियड जो होते हैं एज पर WHO वो कहते हैं 10 से 19 है इसका पीरियड। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये बोल रहे हैं। ओके, हीरो वर्शिप रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है, हेटेरोसेक्सुअलिटी रहता है। ओके, यानी कि बॉय अट्रैक्ट होता है गर्ल्स के ऊपर, गर्ल्स अट्रैक्ट होता है बॉय के ऊपर, हेटेरोसेक्सुअलिटी। लेकिन सर्चिंग फॉर ए जॉब, तो इसी एज में बच्चे ज़्यादातर जॉब की तरफ रुझान नहीं रखते हैं, तो ये होगा राइट आंसर्स। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। इंटीग्रेशंस रहता है, कॉन्टिन्यूटी रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के चलते डेवलपमेंट हैम्पर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टू जनरल ये नहीं होता। ये भी देखो क्वेश्चंस आया था 2018 में, इसको वो रिपीट कर रहा है, क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके दे रहा है। बच्चे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जनरल आइडिया पहले होता है और कोर कॉन्सेप्ट जो डीप कॉन्सेप्ट है वो बाद में जानते हैं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बाद में जानते हैं। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। कौन सा एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये तो स्टैनली हॉल का बहुत ही फेमस कोट है। एजेस ऑफ ग्रेट आइडियल्स तो रहते हैं, ये भी हमने देखा है। पीरियड ऑफ टीन एज एंड यूथ, टीन एज का भी ये पीरियड है, लेकिन पीरियड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये नहीं होते। पीरियड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर ये नहीं होते। ओके, तो ये होगा इसका राइट आंसर्स। अकॉर्डिंग टू पियाजियन थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेटेड बता रहा है। लीस्ट रिलेटेड एडेप्टेशंस रहता है, एसिमिलेशंस रहता है, एकोमोडेशंस भी रहता है, स्कीमा भी रहता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, लीस्ट रिलेटेड टू अदर थ्री। तीनों में से लीस्ट रिलेटेड कौन है? ये तीनों तो रिलेटेड है, क्योंकि एडेप्टेशंस का दो रूप है, एसिमिलेशंस और एकोमोडेशंस। ओके, लेकिन ये इसके साथ ज़्यादा रिलेट नहीं हो पा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों का काम किसके ऊपर आ रहा है, स्कीमा के ऊपर आ रहा है, तो स्कीमा होगा इसका राइट आंसर। फिर वाइगोस्की के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। वाइगोस्की का जो थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? वाइगोस्की का थ्योरी कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, तो यही था इस वीडियो में। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, 1.5 घंटा के करीबन ये वीडियो हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की बहुत सारी जो थ्योरीज है और इंटेलिजेंस की जो मेजरमेंट वगैरह है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। अच्छे से आपको इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये चैप्टर जो हमने पढ़ा अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं और बहुत ही ईजी है। 1-2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो बेटर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।